बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं 92@8 विद सादिया अफसाल। नाज़रीन, तमाम सियासी जमातों के जो सेनेट के उम्मीदवार हैं उनकी जानिब से इलेक्शन कमीशन में अपने कागजात नामजदगी जमा कराने का सिलसिला जारी है। पहले इलेक्शन कमीशन की तरफ से जो शेड्यूल जारी किया गया था उसके मुताबिक आज आखिरी तारीख थी कागजात नामजदगी जमा कराने की। पीपल्स पार्टी ने पहले डिमांड की कि इलेक्शन कमीशन ये तारीख बढ़ा दे, तो नहीं बढ़ाई गई और अब पीपल्स पार्टी की तरफ से इलेक्शन कमीशन पर यह इल्जाम लगाया गया है कि पीटीआई के कहने पर उन्होंने 2 दिन की मजीद तौसी दे दी है और इस तरीके से परसों यानी कि 15 फरवरी को ये आखिरी तारीख है कागजात नामजदगी जमा कराने की। आज शाजिया मरी साहिबा ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इलेक्शन कमीशन को पीटीआई का सहूलत कार करार दिया। एक तो ये मामला है, थोड़ा सा देखें अगर हम कि सेनेट इलेक्शन जो अब 3 मार्च को होने जा रहे हैं, 52 सेनेटर्स रिटायर हो रहे हैं और 48 नशिस्तों पर ये इंतखाब होगा सेनेट का। 52 नशिस्तों पर पहले तो इंतखाब होता था, लेकिन 4 नशिस्तें जो कम हुई हैं ये वो नशिस्तें हैं जो कि फाटा के केपीके में मर्ज कर जाने के बाद 4 नशिस्तें जो हैं वो अब ख़त्म हो गई हैं। इस तरीके से अगर हम आपको सूबे वाइज दिखा सकें स्क्रीन पर भी कि पंजाब, सिंध, केपीके, बलूचिस्तान और फाटा इस्लामाबाद जो कि फाटा के ख़त्म होने के बाद अब नील हो गया है, 0 है। पंजाब में, सिंध में, केपीके में, बलूचिस्तान में, चारों सूबों में जनरल सीट्स पर 7-7 नशिस्तें हैं। एक नशिस्त जनरल सीट जो है वो इस्लामाबाद की है। जो ख़वातीन के लिए मखसूस नशिस्तें हैं वो चारों सूबों से 2-2 हैं और इस्लामाबाद से 1 है। और टेक्नोक्रेट्स के लिए जो नशिस्तें चारों सूबों से हैं वो भी 2-2 हैं और केपीके और बलूचिस्तान से 2 अक़लियती जो हैं वो नशिस्तें हैं और इस तरीके से टोटल पंजाब और सिंध में 11-11 और केपीके और बलूचिस्तान में 12-12 और इस्लामाबाद में 2 नशिस्तें बनती हैं और टोटल ये 48 नशिस्तें हैं जिस पर 3 मार्च को ये इंतखाब होने जा रहा है। जो नेशनल असम्बली की हद तक अगर हम बात करें, विफाक की सूरत हाल को अगर हम देखें तो वहाँ पर जो पार्टी पोजीशन बनती है पहले आपके सामने वो रखते हैं। जो हुकूमत और उनके इत्तेहादी हैं ज़रा उनकी पार्टी पोजीशन दिखाएं। नेशनल असम्बली में इस वक्त जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 156, MQM पाकिस्तान 7 नशिस्तें, ग्रांड डेमोक्रेटिक अलायंस GDA 3 नशिस्तें, बलूचिस्तान अवामी पार्टी बाप 5 नशिस्तें, पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ 5 नशिस्तें, अवामी मुस्लिम लीग 1 और जमहूरी वतन पार्टी की 1 नशिस्त है। इस तरीके से कुल नशिस्तें जो हैं वो 178 बनती हैं ये हुकूमत और उनके इत्तेहादियों की। साथ अगर अपोजिशन के अलायंस का हम जिक्र करें, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की 84 नशिस्तें हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी 55, मुत्तहिदा मजलिस अमल 15, अवामी नेशनल पार्टी 1, बलूचिस्तान नेशनल पार्टी 4 और इस तरीके से अपोजिशन अलायंस की कुल नशिस्तें 159 बनती हैं और आज़ाद अराकीन जो हैं वो 4 हैं। अगर फ़र्ज़ करें कि ये 4 अराकीन अपोजिशन के साथ चले भी जाते हैं तो भी उस तरीके से उनकी नेशनल असम्बली में नशिस्तें 163 बनती हैं, तब भी हुकूमत और उनके इत्तेहादियों की नशिस्तें 178 हैं, ज़्यादा हैं। ये पार्टी पोजीशन आपको इसलिए दिखाई है क्योंकि स्पेसिफिकली अगर हम विफाक की बात करें, इस्लामाबाद की बात करें तो इस्लामाबाद से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने इंतखाब किया है अपने उम्मीदवार का साबिक वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी का। आज उन्होंने अपने कागजात नामजदगी जमा कराए। उनके तजवीज़ और तायद कुनंदा जो थे उसमें 2 साबिक वज़ीर आज़म थे, राजा परवेज़ अशरफ भी और शाहिद खाकान अब्बासी भी। पिछले दिनों वो भी आगे जाके हम आपको बताएंगे कि कैसे पीपल्स पार्टी के लोगों ने क्लेम किया कि पीटीआई के लोग उनके साथ हैं। ये आज भी क्लेम रहा। आज भी मुराद अली शाह साहब ने कहा कि सरप्राइज आपको बताएंगे कि सरप्राइज क्या होता है। ये सवाल यहाँ पर इसलिए बनता है कि क्या साबिक वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी की जो उनका पॉलिटिकल करियर है उसको सामने रखते हुए क्या पीपल्स पार्टी इस्लामाबाद से ये रिस्क लेगी अगर उनको ये यकीन ना हो कि पीटीआई या उनके इत्तेहादियों के एमएनएस उनकी तरफ जा सकते हैं, जैसे कि पीपल्स पार्टी के लोगों ने क्लेम किया है। और क्योंकि यूसुफ रज़ा गिलानी साहब जो हैं वो
मुत्तहिदा ये जो ऑपोजिशन का एक अलायंस है उसके कैंडिडेट हैं। सभी लोग जो हैं उनको पीडीएम जो है वो उनकी हिमायत कर रही है। राना तनवीर हुसैन साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर रहनुमा हैं, पीएमएलएन के एमएनए भी हैं, चेयरमैन पीएससी भी हैं। बहुत खुशामदीद आपको प्रोग्राम में। डॉक्टर नफीसा शाह साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर रहनुमा हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की एमएनए भी हैं। फ़ारूक हबीब साहब हमारे साथ मौजूद हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एमएनए हैं। आपको भी प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। फ़ारूक हबीब साहब, सबसे पहले तो आप ही से ही आगाज़ करेंगे। आपको जो विफाक में, जो नेशनल असम्बली में जो एमएनएस की तादाद है, जो पार्टी पोजीशन है, वो हमने बता दी है, लेकिन आज सबसे पहला सवाल यही कि क्या आपको अपने लोगों पर यकीन है? क्योंकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी या जरदारी साहब ये चांस, ये रिस्क कैसे ले सकते हैं कि यूसुफ रजा गिलानी साहब को इस्लामाबाद से वो इलेक्शन लड़वाएं अगर उनको ये यकीन ना होता, जैसे कि पीपल्स पार्टी के बहुत सारे लोगों ने क्लेम किया कि आपको सरप्राइज देंगे और आपको पता चलेगा कि आपके कौन कौन से अरकान हमारे साथ हैं। देखें, बात यह है कि क्या सरप्राइज देंगे। मामला तो यह है कि जब से आपके इल्म में है कि वीडियोस भी सामने आई और तमाम तर चीज़ें सामने आई, उससे एक चीज़ तो साबित हो गई कि आसिफ अली जरदारी ने खैबर पख्तूनख्वा के अंदर पिछले सेनेट इंतखाबात में पैसा चलाया, जिससे उनके 2 सेनेटर्स मुंतखब हुए। बैरामन तंगी हैं और रबीना खालिद साहिबा है, जो कि 43 वोट उन्होंने लिए, 16 वोट बैरामन तंगी ने लिए, जबकि पीपल्स पार्टी के 7 वोट थे। लेकिन अब आ जाए यूसुफ रजा गिलानी साहब के हवाले से, तो मामला ये है कि भी आपने नवाज शरीफ साहब की भी स्टेटमेंटें देखी कि नीचे उतरो, घर जाओ, आप कन्विक्टेड हैं, आपको यहां पर रहने का कोई हक नहीं है। तो इस पर तो मैं यही कह सकता हूं कि बदलता है आसमां रंग कैसे कैसे। दूसरी बात यह है कि हर बार आसिफ अली जरदारी यूसुफ रजा गिलानी साहब को मुश्किल में डाल देते हैं। आप ये देखें कि जब उनको सुप्रीम कोर्ट कह रही थी कि खत लिख दें स्विस अथॉरिटीज को, उस वक्त भी उन्होंने कहा कि चढ़ जा बच्चा सूली, राम भली करेगा। उनको सूली चढ़ा दिया और गिलानी साहब ने भी जो है वो जरदारी साहब की उस वक्त जो दौलत थी उसको बचाने के लिए वो भी डट गए और सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के ऊपर अमल दरामद नहीं किया। अब भी जो है इस किस्म की सूरत हाल के ऊपर उनको डाल दिया है, जहां पर तो वाजे है कि अदद। लेकिन आपको नहीं लगता कहीं ना कहीं कुछ एश्योरेंसेस होंगी, तभी जरदारी साहब ने उनको इस्लामाबाद से मुनासिब समझा कि वो सेनेट का इलेक्शन कंटेस्ट करें? उनके जो उनका पॉलिटिकल करियर है, एक साबिक वजीर आजम है, वरना वो ये चांस क्यों लेते? देखिए, बात यह है कि उन्होंने आम इंतखाबात तो पंजाब से लड़े थे, मुल्तान से उनका ताल्लुक है। अब ये भी एक बहस है कि किस तरीके से जो है वो सेनेटर्स मुंतखब करवाने के लिए सिंध के लोगों को पंजाब में ले आते हैं, और जिसने पंजाब वालों को जो है वो रहमान मलिक साहब को सिंध से जाके मुंतखब करवा लेते हैं। ये तो एक पॉलिटिकल अरेंजमेंट इन्होंने बनाई हुई है, जिसका मैं नहीं समझता कि वो अखलाकी जवाब अपनी जगह के ऊपर मौजूद है। लेकिन जहां तक रही बात गिलानी साहब के हवाले से या जरदारी साहब के हवाले से, तो फिर यही वजह है ना कि ये ओपन बैलेट की मुखालफत कर रहे हैं। और क्या वजह सामने आती है जब इस किस्म की चीजें सामने आए? अच्छा, आपको तो लग रहा है यही चीज है कि लेकिन आपको ये भी यकीन है कि आपके लोग नहीं जाएंगे, क्योंकि क्लेम जो है वो इसके बिल्कुल बरअक्स है। नोटों की प्लानिंग की हुई है। देखिए, बात यह है कि ये तो तमाम नोटों की प्लानिंग की हुई है। अच्छा, ठीक है, मैं डॉक्टर साहिबा से जरा जवाब लेती हूँ नोटों की प्लानिंग का। लेकिन राना साहब, आप पहले तो इसका जवाब दे दीजिए, क्योंकि आप लोगों की जमात के भी, पूरी पीडीएम की जमातों के मुत्तफिका उम्मीदवार जो है इस्लामाबाद से यूसुफ रजा गिलानी साहब सामने आए हैं, और कुंडी साहब भी कह रहे हैं कि जी 25 एमएनएस पीटीआई के हमसे राब्ते में हैं। तो क्या यही वजह है कि वहां से बंदे टूटे हैं? तो यहां ये रिस्क लिया गया है कि जी गिलानी साहब को यहां से इस्लामाबाद से सेनेट का इलेक्शन लड़ाया जाए। शुक्रिया सादिया। मैं सबसे पहले तो ये आपको बताऊं कि पीडीएम का ये फैसला है कि सेनेट का इलेक्शन हम मुतफिका तौर पे कंटेस्ट करेंगे, और हमारे कैंडिडेट जहाँ भी होंगे वो मुश्तरका होंगे, और कोशिश करेंगे कि हम जितनी सीटें हमारी न्यूमेरिकल बनती हैं उससे हम ज़्यादा सीटें लें। और इकट्ठे हो जाएं तो फिर ज़्यादा सीटें निकलती हैं, केपीके में भी निकलती हैं, और सारी ये एक्सरसाइज की हुई है सारे हमारे पीडीएम वालों ने। उसके बाद रही बात कि जी यूसुफ रजा गिलानी साहब इस्लामाबाद से इलेक्शन लड़ रहे हैं, तो मैं फ़ारूक हबीब साहब से यही कहूँगा कि वो तो मुल्तान से आए हैं। इस्लामाबाद तो हमारा कैपिटल है, कोई बंदा जा सकता है, वहाँ सारी दुनिया रह रही है। लेकिन मुझे ये बताएं, ये तो वाशिंगटन से ले आते हैं, कैबिनेट में बिठा देते हैं, वहाँ से अमेरिका से ला के, इंग्लैंड से ला के, इन्होंने जिस तरह कैबिनेट बनी हुई है, बाहर से ला के, जो चाहे स्टेट बैंक हो, कोई भी हो, वो आपके सामने है सारी चीज़ें। और अभी वो उनको सेनेट के इलेक्शन लड़वा रहे हैं।
वो जहाँ से भी हैं, जिधर भी हैं और जिधर चले जाना है उन्होंने, इसमें कोई शक व शुबा नहीं है। पास्ट भी उनका इसी तरह ही है कि जब उनके पास नौकरी है, जॉब सीकर हैं सारे लोग और इधर आके तो बैठ जाते हैं। तीसरी बात जो इन्होंने कही है कि जी ये इसीलिए मुखालफत कर रहे हैं, हम एक असूली बात कर रहे हैं कि इलेक्शन होने चाहिए, सिलेक्शन नहीं होनी चाहिए। और ये डिक्टोरियल है कि जिस तरह औरतों की नॉमिनेशन पहले हो रही है, इसी तरह वो लीडर के पास है नॉमिनेशन। आपको पता ही है जो औरतों का सीटों का एक तरीक़ाकार है, कॉन्स्टिट्यूशन मुशर्रफ साहब ने किया था। तो अभी जो चीज़ें हैं उसमें सारी बड़ी वाज़िया तौर पे ये चीज़ें हैं कि एक असूलिया हम बात करें, सीक्रेट ये स्पिरिट है इन इलेक्शनों की, जो पार्लियामेंट्री इलेक्शन है या एक इलेक्शन की स्पिरिट होती है, वो सीक्रेसी होती है। उस पे हो गया। बाकी दो चीज़ों पे है कि ओपन होगा, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर का इलेक्शन या सारे उस पे नहीं कर सकते। बाकी कॉन्शियस का वोट है। बट राणा साहब, ये कॉन्ट्रडिक्शन नहीं आपको लगती कि आज आप कहते हैं कि ये स्पिरिट है इन इलेक्शन की कि सीक्रेसी होनी चाहिए, माजी में आप लोगों ने कोशिश की कि ओपन बैलेट हो, शो ऑफ हैंड्स हो, 2014 में आप लोगों ने कोशिश की जब पीटीआई बाहर आ गई थी इस्तीफे देकर, धरना दे रही थी? नहीं, ये बात नहीं है। हम ये जरूर कहते हैं कि शफाफियत आए, लेकिन शफाफियत का ये नहीं है कि कैसा आप प्रोसीजर या कैसा तरीक़ेकार तय कर लें जो इसकी जो स्पिरिट है या इसकी जो एक लोगों का एक अपना सिलसिला है, और या लोगों अपने लीडर को इतने इख्तियारात दे दें कि वो डिक्टेटर बन जाए कि जब वो चाहे पहले औरतों का भी देखें जिस तरह सिलेक्शन होती है किसी एक जगह से, सही ट्रूली रिप्रेजेंटेटिव जो करैक्टर होता है वो नहीं इस तरह आता। लेकिन मैं जो बात करने जा रहा हूँ वो ज़रा आप उसको अंडरलाइन करें कि हम जो कहते हैं कि अगर कोई शफाफियत के लिए बात करनी है तो बैठें, एक पूरी कॉन्स्टिट्यूशनल जो अमेंडमेंट है उस पर बैठ के बात करें और किसी कंसेंसस, कोई मुझे बताएं सादिया कि कोई ऐसी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो कंसेंसस ना हुई हो, इलेक्टेड गवर्नमेंट हो, चाहे भुट्टो साहब की हो और चाहे बाकी गवर्नमेंट्स हो, जितनी भी हुई हैं, ताकि 58(2) भी जब हटाई गई तो उस वक्त सारी पार्टियों ने मुतफिका फैसला किया। और साथ ही मेरी बात सुन, साथ प्रेसिडेंट जो थे जिनके इख्तियारात ले रहे थे, अरूल गारी साहब, उनके पास प्राइम मिनिस्टर एट दैट टाइम नवाज शरीफ साहब चोटी के है, वो चोटी थे उस वक्त, उनको ऑन बोर्ड किया। जब 18th अमेंडमेंट हुई सारी पार्लियामेंट्री पार्टियों के जो उधर नॉमिनेशन थी उसमें कमेटी में थी। लेकिन मैं आगे जाना चाहता हूँ थोड़ा सा कि इनको ये कहते हैं जी हम तो इनके लिए कर रहे हैं ये ओपन जो बैलेट है कि ये इनकी सीटें इस तरह कम ना हो जाए, ये रोएंगे, ये प्राइम मिनिस्टर का स्टेटमेंट है, ये रोएंगे। भाई बात इसका मतलब है कि आपने हॉर्स ट्रेडिंग करनी है, आपका ट्रेड मार्क की हॉर्स ट्रेडिंग है। जितनी 2.5 साल में हॉर्स ट्रेडिंग इन्होंने की, सर्वर इनका इलेक्ट नहीं हुआ जो गवर्नर है कि वोट इधर थे नहीं और वो इलेक्ट हो गया, किधर से उसने परचेज किए वोट? नहीं, बट अगर ओपन बैलेट हो जाता है जिसके लिए कोशिश करें तो फिर हॉर्स ट्रेडिंग कैसे होगी? नहीं, ये बात आप कहते हैं वो तो हो ही नहीं रह सकता। शफाफियत के और बड़े तरीके हैं, हमारे साथ बैठते और ये कंसेंसस से कुछ चीज डेवलप करते। चलें, मैं आ जाती हूँ तरीकों पे, लेकिन एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक से वापस आएंगे, डिस्कशन को यहीं से आगे बढ़ाएंगे। स्टे ट्यून्ड। वेलकम बैक प्रोग्राम में एक बार फिर से खुश आमदीद। डॉक्टर नफीसा शाह साहब, आई होप यू कैन हियर मी नाउ। मुझे ये बताइए कि ये जो नेशनल असेंबली की हद तक बात कर रहे हैं, इस्लामाबाद की हद तक बात कर रहे हैं, इसमें क्या वाकई नोट चल रहे हैं जो कि फारूक हबीब साहब क्लेम कर रहे हैं और फिर कुंडी साहब अगेन बात करते हैं कि जी 25 पीटीआई के एमएनएज हमारे साथ हैं? देखिए, मुझे ये क्योंकि इनके ये नाबालिग हम कहते हैं जमहूरी हवाले से, सियासी हवाले से, ये एक नाबालिग जमात से हमारा या इस मुल्क का जो है वो एक्सपीरियंस कर रहे हैं, जो एक बहुत ही खौफनाक किस्म का एक्सपीरियंस है। बुनियादी प्रिंसिपल ये है इस इलेक्शन का तो ये है कि क्योंकि ये एक जो वोट है वो खुफिया है और आइन के मुताबिक खुफिया है, और खुफिया इसलिए है कि ये ज़मीर का वोट है। दूसरा, सेनेट में वोटिंग का सिस्टम यह है कि एक सिंगल ट्रांसफरेबल वोट इसमें होता है और फिर प्रेफरेंशियल वोट भी होता है। एक शख्स अपने 4 चॉइसेस, 3 चॉइसेस, जितनी भी उसकी चॉइसेस है,
वो नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4 दर्ज करेगा। तो उसमें हम सियासी जमात हैं। यही गिलानी साहब ने ये वो वजीर आजम हैं जो यूनानिमसली इलेक्ट हुए। उनको नून वालों ने भी वोट दिया, उनको हर जमात, वहां पर पीटीआई के तो पता नहीं 1 या 2 मेंबर होंगे, लेकिन हर जमात ने उनको वोट दिया। तो वोट लेना हमें आता है और प्रेफरेंसेस की बात है, हो सकता है। और ये भी सबको पता है कि अगर आपका जो कैंडिडेट है एक उसको रिक्वायर्ड नंबर ऑफ वोट्स मिल गए तो बाकी कैंडिडेट्स की तरफ वो ट्रांसफर हो जाते हैं, वोट आपका वोट जाया नहीं होता। तो सेकंड, थर्ड, फोर्थ डॉक्टर साहब, isn't this strange? जैसे मैंने राना साहब से भी सवाल करने की कोशिश की थी कि माजी में मौका कुछ और था, अभी आपने कहा कि ये जमीर का वोट होता है। तो जब संजरानी साहब को वोट ज्यादा पड़ जाते हैं और वोट डालने वाले कहते हैं जमीर के मुताबिक वोट दिया है, तो फिर आप लोग कहते हैं देखें जी क्या हो गया। ऑपोजिशन फिर कहती है कि देखें उनके तो अदद इतने नहीं थे, वहां जमीर का वोट पड़ता है, किसी और का कैंडिडेट जीतता है तो वो धांधली हो जाती है, वो हॉर्स ट्रेडिंग हो जाती है। आप लोगों को कैंडिडेट जीत जाए तो आप कहते हैं जमीर के मुताबिक वोट डाला है। देखिए, ये तो आप सवाल इस छांगा मांगा पार्टी से पूछें कि जिन्होंने छांगा मांगा, आपको छांगा मांगा का वीडियो जो है चलवा के दिखाया कि ये मांगे तांगे की पार्टी ने बिल्कुल छांगा मांगा करवाया। और वो इनके अपने मेंबर्स ने क्या कहा कि इनको खुद को पैसे बंटवारा हुआ है खैबर पख्तूनख्वा में, उसके ऊपर क्यों नहीं डिस्क्वालिफिकेशंस हो रही। इस वक्त वो वजीर, मिनिस्टर फॉर डिफेंस बैठे हुए हैं, बनके स्पीकर बनके वे बैठे हुए हैं। ये तो इनके अपने ऊपर एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है, क्योंकि जो ये इल्जामात लगा रहे हैं बाकी जमातों ने, इन्होंने वो करके भी दिखाया है और उसका प्रूफ भी दे दिया है। उसका प्रूफ भी अब आपके सामने है और अपनी मर्जी से वो इंक्वायरी कर रहे हैं। तो अगर करप्शन इस मामले में है तो ओनली प्रूफ वी हैव इज जो पीटीआई ने हमें अपने मेंबरान के ऊपर अपने पैसे डिस्ट्रीब्यूट करके दिखाया। बाकी जो हमारी हिकमत अमली रही है वो बातचीत के जरिए, प्यार मोहब्बत के जरिए हुई है। माजी में यही गिलानी साहब हैं, इन्होंने बातचीत के जरिए अपने यूनानिमसली इलेक्टेड वजीर आजम रहे। 18वीं तरमीम यूनानिमसली वोटेड तरमीम थी। 104 जो भी हमारी लेजिस्लेशंस थी वो यूनानिमस थी। ये बातचीत, ये सियासत होती है और इनको सियासत अच्छा, आप इनके कैंडिडेट्स देख बातचीत आप कह रही हैं। हमारे कैंडिडेट आज आपने देखा होगा कि फरतुल्लाह बाबर के पास फीस के भी पैसे नहीं थे। इनके सरमाया का एक सरमायाकार जागीरदार बंदे को इन्होंने पहले भी उनको सीटें दी, अरबपति लोगों को, खरबपति लोगों को। इस दफे भी उन्होंने अरब और खरबपति सेठों को उन्होंने सीटें दी हैं। ये नया पाकिस्तान सेठों से बनवाएंगे ये लोग। जी फारूक हबीब साहब, वो छांगा मांगा की सियासत आप लोग वो कह रहे कर रहे हैं, हॉर्स ट्रेडिंग राना साहब ने कहा आप लोग कोई कोशिश कर रहे हैं, कोई नई टेक्निक निकाल रहे हैं, और कैंडिडेट्स आप लोगों के किस किस्म के हैं, ये भी डॉक्टर साहिबा ने सवाल उठाया। देखें इसको कहते हैं चोरी और सीना जोरी, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। मैं फिगर सामने रख देता हूं। ये प्यार मोहब्बत की बातें जो हैं, ये प्यार मोहब्बत की जो बातें होती हैं ना, ये अफसानों के अंदर होती हैं। यहां पर कुछ लो और कुछ दो का मामला होता है। अगर गिलानी साहब जो हैं यूनानिमस वजीर आजम बने थे तो उस वक्त आपकी अपोजिशन कौन सी थी? MQM आपकी इत्तेहादी थी, फजल रहमान आपके इत्तेहादी थे, और बल्कि काली पट्टियां बहन के नून लीग ने तो मुशर्रफ साहब से हलफ भी ले लिया था। 6 वजीर उनके भी इत्तेहादी थे। सबको तो आपने मुफाहमत के नाम के ऊपर जो है वो वजीर बना लिया था, तो यूनानिमस हो गए थे। दूसरी बात यह है कि उसके बाद उन्हीं गिलानी साहब को आपने बड़े मजे से जो है वो सूली चढ़वाया था और जरदारी साहब की करप्शन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए उनको सुप्रीम कोर्ट से नाअहल करवा लिया था। बात जो बुनियादी ये है कि इनके लोग बेनिफिशरीज हैं। हमारे ऊपर इल्जाम किस तरह लगाते हैं? हमने तो 20 लोगों को इंतखाबात से कबल बाहर निकाल दिया पार्टियों से। आज उनका सियासी कैरियर नहीं है। इन्होंने बताए ना सेनेट इंतखाबात में किसी एक के खिलाफ भी कार्रवाई की हो, सवाए जो है वो तकरीरों के, सवाए ऐलानात के। दूसरी बात बड़ी अहम है, हमें छांगा मांगा का ताना ना दिया करें। कहते हैं हमें पता नहीं है, आप लोगों के पास लिस्टें हैं, आप दे दें, हम कर लेंगे कार्रवाई। मैं बताता हूं, ये हमें एक मिनट, ये हमें जो है वो जागीर, इसका मतलब ये नाहल है। इनको तो सियासत छोड़ के चला जाना चाहिए कि इनको ये नहीं पता कि इनके अंदर छुपी काली भेड़ें कौन सी हैं।
या किसने जमीर के ऊपर वोट दे दिया। दूसरी बात यह है कि अगर ये वोट जमीर का है तो फिर पार्टियां टिकट क्यों देती हैं? फिर लड़ने दे सबको आजाद इलेक्शन। जब आप टिकट्स देती हैं, अपना कैंडिडेट नॉमिनेट करती हैं, तो फिर पार्टी के एमपीएज एमएनएज के ऊपर एक जिम्मेदारी आयद होती है कि वो पार्टी डिसिप्लिन को जो है वो फॉलो करें। दूसरी बात, इनको क्या पता अखलाकियात क्या होती हैं? जिन्होंने देखे ना सारी जिंदगी सियासत में, 85 के इलेक्शन के बाद, गैर जमाती इलेक्शन के बाद नवाज शरीफ साहब पॉलिटिक्स में आए, उसामा बिन लादेन से $10 मिलियन लेकर इसी बीबी शहीद की हुकूमत को गिराने की कोशिश की। आईजीआई के लिए पैसे उन्होंने लिए, इसी तरीके से उन्होंने जो है वो छांगा मांगा के अंदर बोलियां लगाई, कोयटा बेंच के ऊपर ब्रीफ केस चलाए, हर जगह के ऊपर पैसे का इस्तेमाल तो मियां साहब ने किया। खाता है तो लगाता है, अखलाकियात का जनाजा लगा दिया। करप्शन को तो ये समझते हैं कोई इशू ही नहीं है। आज जो अरबों रुपया ये लगाते हैं, जो थर के बच्चों का पैसा छीनते हैं, जो 14 अरब रुपए की गंदम चूहों के ऊपर डाल देते हैं, जो पैसा चोरी करते हैं, उससे सेनेट की खरीदो फरोख्त करते हैं। फिर हमें कहते हैं हमने फरतुल्ला बाबर दिया, तो हमारे भी सैफुल्ला नियाजी कैंडिडेट है पीटीआई के, इजाज चौधरी कैंडिडेट है, मुराद अली शाह कहते हैं कि जी सरप्राइज है, और सरप्राइज ऑब्वियसली पहले नहीं बता सकते। ये कौन से जागीरदार हैं? बहुत उम्मीद है आपको सरप्राइज करने को 3 मार्च को। देखें, मैं फिर आपको ये कहूंगा कि जो वीडियोस के अंदर इनके अली बादशाह, इनके एमपीए बैठे हुए हैं, सिगार पी रहे हैं और बोलियां लगा रहे हैं, जमीरों की खरीदो फरोख्त की मंडी लगाई हुई है, ये खौफजदा है ना। अच्छा। अगर ये ओपन एंड ट्रेसेबल बैलेट चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी में ये आज के कि इन्होंने नहीं लिखा था, इन्होंने इसका फैसला नहीं किया था, आप वो इमरान खान का बयान चलाएं कि 2015 में जब 22वीं तरमीम की बारी आई तो नवाज शरीफ ने कहा ओपन एंड ट्रेसेबल बैलेट से इंतखाबात होने चाहिए। इमरान खान ने उस वक्त हमायत की थी। आज ये इसकी हमायत क्यों नहीं कर रहे? ये कहा, ये खौफजदा है क्योंकि ये करप्ट निजाम का खात्मा होगा। मैंने राणा साहब से पूछा, ये माजी में तमाम जमातों का मौकफ रहा है। चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी में पीपल्स पार्टी और पीएमएलएन ने ये लिखा कि ओपन बैलेट होना चाहिए। दोनों की जमातें रहीं, उस पर अमल दरामद नहीं हुआ। राणा साहब से भी मेरा सवाल यही था, जिसको वो ये जो आज जमीर के वोट की बात की जा रही है। 2000 में पीटीआई जब धरना दे रही थी, इस्तीफे नेशनल असेंबली से देकर वो बाहर आ गए थे। 2014-15 में पीएमएलएन ने, नवाज शरीफ साहब ने जो उस वक्त वजीर आजम थे, उन्होंने कोशिश की कि ये हो जाए आईनी तरमीम से और ये ओपन बैलेट के जरिए हो सेनेट का इलेक्शन। तो उस वक्त इमरान खान, जो कि ऑब्वियसली उनके सबसे ज्यादा बड़े मुखालिफ थे, उन्होंने भी इस इकदाम को सपोर्ट किया था। तो राणा साहब, ये इमरान खान जो कि नवाज शरीफ साहब के बदतरीन मुखालिफ हैं, उस वक्त इस इकदाम की हिमायत में आ गए थे। तो आज अगर पीटीआई ये कोशिश कर रही है तो आप लोग क्यों नहीं सपोर्ट करते? देखें सादिया, वो तो बहुत दफ़ा उन्होंने नवाज शरीफ साहब की तारीफ़ें की हैं। बहुत सारे ओकेजन में आपने कई दफ़ा शायद सुनाया या नहीं सुनाया, वो इनके जो क्लिप है उसमें तो उन्होंने कई दफ़ा कहा कि नवाज शरीफ बहुत बड़ा लीडर है, नवाज शरीफ ने पाकिस्तान को आगे लेके गए हैं। इनकी बातें छोड़ें, ये तो इसी तरह ही यू टर्न लेते रहते हैं और बात करते हैं। लेकिन मैं जो बात कर रहा हूँ कि आप इस पे जो बात कर रहे हैं, ये अनवर हबीब साहब, इनकी ये हालत है कि इन्होंने इस्तीफे दिए। आप जो बार बार कहते हैं असम्बली से, नेशनल असम्बली से, उनका करैक्टर तो पॉलिटिकल करैक्टर तो वहाँ, बल्कि पर्सनल करैक्टर उससे शुरू होता है कि वो एक फ्रॉड था। हम बुलाते थे, जाते नहीं थे, और हमने उसको डिले किया और इन्होंने तनख्वाहें ली, हत्ता कि इमरान खान साहब ने भी तनख्वाह ली। ये किस करैक्टर की बात करते हैं? दूसरी रही बात कि ये कह रहे हैं कि जी इनके पास जो लोग हैं एमपीए उस बात से खरीदे, हमने केपीके से या पीपल्स पार्टी ने खरीदे। मुझे बताएं, ये वो लोग हैं जिन्होंने अपने बंदों को, तारीख में पहली दफ़ा है कि अपने बंदे रोकने के लिए कि दूसरी तरफ वोट न दें, इन्होंने रिश्वत दी, उनको पैसे दिए और उनको निकालने का ये बड़ा तीर मार रहे हैं। ये कहते हैं जी इनको पता नहीं है, तो इन्होंने सीक्रेसी नहीं पता कर सके सेनेट से किसने वोट इनके खिलाफ दिया था चेयरमैन को। मुझे बताएं कि जिस प्राइम मिनिस्टर को ये नहीं पता कि वीडियो, वो कहता मुझे 2.5 साल बाद पता चला वीडियो का कि आपका डिफेंस मिनिस्टर, आपका स्पीकर ये सारा काम कर रहा है, स्पीकर हाउस में हो रहा है, और आप कहते हैं मुझे आज पता चला है। और ये नलायक है या हम नलायक हैं जिनको वीडियो को अभी 2.5 साल बाद पता चली है कि ये हम उनके खिलाफ क्या ये एक्शन कर रहे हैं। ये कहते हैं कि जी हमने बड़े वो माफिया तो आ गया, चीनी में चोरी आपने की, गंदम में चोरी आपने की, दवाइयों में चोरी आपने की, कौन से इशू है आरएनएलजी में आपने की, कौन सा महकमा है, मिनिस्ट्री है जिसमें आपने चोरियां नहीं की और बेताशा की हैं। तो आप कहते हैं जी खाता है तो लगाता है।
आपने तो सारे ही खा गए, आपने तो लगाए कुछ नहीं। इन 2.5 सालों में अगर कुछ लगाया तो मुझे बता दें। आज ये जिस मोटरवे पे अपने घर जाते हैं फैसलाबाद, वो किसने बनाए हैं? फैसलाबाद किसने बेहतर किया है? ये फर्क हबीब साहब को भूल के अब 2.5 साल में बताएं फैसलाबाद में किया क्या है? कोई एक चीज बता दें कि इन्होंने कोई की है। तो मैं समझता हूं कि ये आपने ये 25 बंदे नहीं हैं जो कुंडी साहब ने कहा, ये 35 लोग हैं जो इनकी इससे नाला है, इनकी परफॉर्मेंस से उनको फ्यूचर अपना कोई नजर नहीं आ रहा कि इनका फ्यूचर है क्या। पॉलिटिकल वो अच्छा, तो ये आप 25 से आपने 35 कर दिए? बिल्कुल, जो आप लोगों के साथ हैं इनके एमएनए 35 हैं एमएनए जो खुला कहते हैं कि हमें आप ले लें, हम तो यहाँ तंग हैं और ये परफॉर्म नहीं कर रहे, हमारी ज़बान जब्त हो जाएंगी, हम किधर जाएं। लेकिन हम रिस्ट्रेंट शो करते हैं ना, हमने इनके बंदे तोड़े हैं। इन्होंने पंजाब असम्बली से बंदे तोड़े हैं, 6-7 या जितने भी तोड़े हैं। नहीं तो ये कैसे राना साहब, अब जमीर के मुताबिक आप कहते हैं कि जी जमीर का वोट है, तो अगर वो 35 लोगों का जमीर ये कहता है कि आपके कैंडिडेट को वोट करें, तो फिर आप क्यों नहीं लेते? आप कहते हैं कि जी वो आने को तैयार हैं, वो हम नहीं तोड़े उनके बंदे। ये कैसे हो गया? डिफरेंस करें, जब आप हॉर्स ट्रेडिंग की बात करते हैं तो उसमें मैं समझता हूं कि हमें पॉलिटिकल कैरेक्टर लीडर का इतना होना चाहिए, जो लीडर है हमारे, कि वो रिस्ट्रेंट शो करें, दूसरी पार्टी पे शब खून ना मारे। ये मैं आपको कह रहा हूं कि ये कोई तरीका नहीं है कि आप उनको गुलाम बना लेंगे जी आप बैलेट पेपर हमें दिखाएं। मैं तो बिल्कुल इसके खिलाफ हूँ 100%। ये चीज नहीं होनी चाहिए। आप अपना रिस्ट्रेंट आप उस वक्त भी खिलाफ थे जब नवाज शरीफ साहब कोशिश कर रहे थे शो ऑफ हैंड्स की 2014 में? जो लाते तो मैं कहता कि ये गलत बात है, बिल्कुल मैं कहता ये गलत बात है। ये मैं आपको बिल्कुल अच्छा कह रहा हूँ, चलें ठीक है, अगर ऐसा है तो ठीक है। डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल फिलॉसफी है कि ये कि उस वक्त भी आपकी फिर यही राय होती है अगर ये बिल आता, और आज भी आपकी यही राय है कि शो ऑफ हैंड्स नहीं हो सकता। लेकिन मुझे बताएं, ये इमरान खान साहब कैरेक्टर क्यों नहीं दिखाते? कहे कि मैं मर जाऊंगा, मेरी कुर्सी जाती है तो जाए, लेकिन मैं दूसरी पार्टी का कोई बंदा नहीं खरीदूंगा। अब तो वो कहते हैं ये रोएंगे अगर ये बैलेट ओपन नहीं करते, तो ये रोएंगे अपोजिशन वाले। मीनिंग भाई कि मैंने इनके बंदे तोड़ने हैं, हमने खरीदने हैं। ये स्टेटमेंट है इनके प्राइम मिनिस्टर की। तो प्राइम मिनिस्टर बयान में ये ओपन दे सकते हैं? ये रोएंगे कल को इनकी सीटें नहीं आनी, हमारे बंदे ज्यादा हो जाएंगे क्योंकि हमने वोट खरीद लेने हैं, तो इनसे बेहतर है कि ये ओपन बैलेट कर दें। ये क्या उनकी बातें आपको पता ही नहीं चलती कि बात कर क्या रहे हैं। ये प्राइम मिनिस्टर पार्टी का सरबराह चले इस पे चले, अगर मैं इसका जवाब ले लेती हूँ बकौल आपके, तो पीटीआई के आप कह रहे हैं कि 25 नहीं 35 लोग जो हैं वो आपके साथ आ रहे हैं, आप लोग नहीं दे रहे। मैं लेकिन एक जी हॉर्स ट्रेडिंग की धमकी दे रहा है, ये धमकी अपोजिशन को दे रहा है हॉर्स ट्रेडिंग की, हॉर्स ट्रेडिंग की धमकी दे रहे हैं, और साथ वो ओपन बैलेट की बात करें। मैं जवाब ले लूंगी फारूक साहब से, लेकिन पहले एक और इदारा जिसने ऑब्वियसली इलेक्शन कराना है, डॉक्टर नफीसा शाह साहिबा की पार्टी शाजिया मरी साहिबा ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की, और ये 2-3 दिनों से हम देख रहे हैं इलेक्शन कमीशन पर जो इल्ज़ाम है, क्योंकि इलेक्शन कमीशन ने नैब का एक शख्स जो है उसको ये जिम्मेदारी सौंपी है, उसकी खिदमात ली हैं कि वो स्क्रूटनी करे, जो क्लियरेंस है उम्मीदवारों की, नॉमिनेशन पेपर्स की, हर चीज़ वो देखी जाए। तो उस पर एक तो एतराज़ हुआ कि नैब को क्यों इसके अंदर लाया जा रहा है, और इलेक्शन कमीशन ने पीपल्स पार्टी ने जब कहा, वो कहती हैं कि तारीख बढ़ाने का, तो नहीं बढ़ाई। ये आपने आज डॉक्टर साहिबा आपकी पार्टी ने कहा है कि पीटीआई का सहूलतकार बना हुआ है इलेक्शन कमीशन, ये किस बुनियाद पर आप कह रही हैं? देखिए, आज जो हमारे जनरल सेक्रेटरी हैं बुखारी साहब, उनकी भी स्टेटमेंट आपने पढ़ी होगी। उन्होंने जैसे ही ये शेड्यूल जारी हुआ, इसमें सिर्फ 2 दिन रखे गए नॉमिनेशंस के, तो उन्होंने ये कहा कि ऑब्वियसली पार्टीज को टाइम, अभी पार्टी बोर्ड्स बने हैं और टाइम इस वक्त हमें ज़्यादा दरकार होगा कि पार्टीज शॉर्टलिस्ट करेंगी, फिर नॉमिनेशंस भरने में टाइम लगता है। तो इसलिए उन्होंने कहा, लिखा इलेक्शन कमीशन को कि आप टाइम बढ़ा दें। उस वक्त फौरन इलेक्शन कमीशन ने डिक्लाइन कर दिया। ये क्या बात हुई कि 24 आवर्स के बाद उनको ये रियलाइज हुआ कि वाकई दिक्कत हो रही है कैंडिडेट्स को और पॉलिटिकल पार्टीज को, और उन्होंने वक्त बढ़ाया। तो इससे हमारा शक ये बिल्कुल बड़ा है कि ये तो नहीं कि किसी और जमात के कहने पर या हुक्मरान जमात के कहने पर ये हो रहा है, और हमने अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया है। जहाँ तक ये आपका पहला, आपने खान साहब की एक क्लिप जो है चलाई, और ये बहुत एक कंफ्यूजन टॉक शोज में होता है
कि शो ऑफ हैंड्स, सादिया, देयर इज शो ऑफ हैंड्स सेनेट इलेक्शन में जहां पर प्रोपोर्शनेट रिप्रेजेंटेशन है, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट है, शो ऑफ हैंड्स मुमकिन नहीं हो सकता। शो ऑफ हैंड्स की बात जो है वो पता नहीं कैसे खान साहब शो ऑफ हैंड्स उनके दिमाग में आ गया है चीज, शो ऑफ हैंड्स नहीं होता। हाँ, बैलेट आपका सीक्रेट हो सकता है या नहीं, ये शो ऑफ हैंड्स उस टाइम पे था जो नवाज शरीफ साहब ने बतौर वजीर आजम लाना चाह रहे थे, पीएमएलएन करना चाह रही थी इन 2014 and 15 they tried to do it and Imran Khan said he will support this because obviously मैंने कहा कि ये सियासी नाबालिग हैं, इन्होंने ना आइन पढ़ा है ना ये इलेक्टोरल सिस्टम समझते हैं, तो इनको शो ऑफ हैंड्स और ओपन बैलेट के फर्क ही नहीं पड़ता, इनको पता ही नहीं है। शो ऑफ हैंड्स नहीं हो सकता। शो ऑफ हैंड्स जहां पर आपकी प्रोपोर्शनेट रिप्रेजेंटेशन है वहां शो ऑफ हैंड्स नहीं हो सकता। और प्रेफरेंशियल, जैसे मैंने कहा कि एक शख्स जो है 4 प्रेफरेंसेस देता है, किसी का वोट जाया नहीं होता। अगर एक शख्स जिसके रिक्वायर्ड नंबर ऑफ वोट्स हैं कैंडिडेट के वो मिल जाते हैं तो उसका वोट जो वोटर है उसका वोट दूसरे उसकी सेकंड प्रेफरेंस पर जाएगा। सो इट इज अ प्रेफरेंशियल वोट। और इस सूरत में आप बार बार ये कहते हैं कि पीपल्स पार्टी के 7 वोट थे तो 40 कैसे पड़ गए, उसी तरह से पड़ा जैसे चौधरी सरवर को पड़े, बिकॉज लोगों ने अपने सेकंड, थर्ड, फोर्थ प्रेफरेंसेस दिए हैं और आप पार्टीज के साथ नेगोशिएट करते हैं कि हम आपको जनरल सीट पर आपको देंगे तो आप हमें टेक्निकल पर दें, सही है। आप हमें यहाँ पे सब जो है वो दूसरे नंबर पर दें, ज़मीर की आवाज सुनने लग जाते हैं। ठीक है, चाहे वो चौधरी सरवर का मामला हो या फिर यहाँ सेनेट में हमने देखा हो। मुझे एक ब्रेक लेनी है, लेकिन ब्रेक से पहले आपको ये भी बताते चलें कि क्योंकि सेनेट के इलेक्शन के लिए उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी का सिलसिला जारी है, अब परसों डेडलाइन है। पीटीआई ने बलूचिस्तान से टिकट दिया था अब्दुल कादिर साहब को, जो कि हैं इस्लामाबाद के। उन पर बहुत ज़्यादा एतराज़ हुआ, बहुत शदीद तहफ़्फ़ुज़ात आए पीटीआई बलूचिस्तान के। इनफैक्ट उन्होंने आज अपने हालांकि कागजात नामजदगी जमा करवा दिए थे इलेक्शन कमीशन में, लेकिन इस कदर रिजर्वेशन उनके नाम पर शो की गई कि पीटीआई ने वापस ले लिया उनसे टिकट और उनकी जगह ज़हूर आगा साहब जो हैं पीटीआई के, उनको ये टिकट जारी कर दिया गया है सेनेट इलेक्शन का बलूचिस्तान से। एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक से वापस आएंगे, डिस्कशन को यहीं से आगे बढ़ाएंगे। स्टे ट्यून्ड। वेलकम बैक प्रोग्राम में एक बार फिर से खुश आमदीद। बलूचिस्तान से पीटीआई ने अपना कैंडिडेट जो है वो तब्दील कर दिया है। ज़हूर आगा साहब को टिकट जारी कर दिया गया क्योंकि अब्दुल कादिर साहब के नाम पर बहुत ज़्यादा तहफ़्फ़ुज़ात थे। फ़ारूक हबीब साहब, दो तीन चीज़ें हुई ब्रेक पे जाने से पहले। एक तो 25 से बढ़ के 35 अरकान आपके MNAs जो हैं वो कहते हैं कि जी हमसे राब्ते में हैं। और दूसरा, इलेक्शन कमीशन के हवाले से भी जवाब दीजिएगा कि आज सुबह से, बल्कि 2 दिनों से ये कहा जा रहा था और आज जब तारीख में तौसी की गई तो ये कहा गया कि आप लोगों का सहूलतकार बना हुआ है इलेक्शन कमीशन और आप लोगों के कहने पर तारीख बढ़ाई गई है। देखें, बात यह है कि ये एक पूरी पीडीएम का रवैया बना हुआ है कि जो पाकिस्तान का आइन के तहत एक ये इदारा है इलेक्शन कमीशन, ये एक स्टैट्यूटरी इदारा है, उस इदारे को इस तरीके से मलाइन करना और इदारों के ऊपर हमला करना, तनकीद करना, ये कोई नई बात नहीं है। ये बल्कि इदारों को इन्फ्लुएंस करना चाहते हैं इस किस्म की स्टेटमेंट्स देने के साथ साथ। बात यह है कि अगर इलेक्शन कमीशन अपना एक इंतजामी फैसला हालात को मद्देनजर रखे लेती है तो अगर 2 दिन उन्होंने बढ़ाए हैं तो ये सहूलत क्या पीटीआई के लिए है? ये सहूलत तो तमाम पॉलिटिकल पार्टीज के लिए है। तो मुझे नहीं समझ आती कि हमें सियासी नाबालिग का ताना देने वाले खुद इस किस्म की बातें करते हैं। पार्टी ने रिक्वेस्ट की थी पहले, तो इलेक्शन कमीशन ने फौरी जवाब दे दिया कि पॉसिबल नहीं है, इसलिए पीपल्स पार्टी ये बात कर रही है। रिक्वेस्ट देखें, उसका मतलब फिर ये भी तो नहीं है ना कि किसी एक जमात को फायदा, तो सबको हुआ। दूसरी बात यह है कि पाकिस्तान के आईनी इदारों का एहतराम करना चाहिए सबको। दूसरी बात जो बड़ी इंपॉर्टेंट है, देखें, एक डिसेंटिंग वॉइस हमारी पार्टी से आई, उसको हमने एहतराम किया, सुना, हमने उसको डिसीजन को रिव्यू किया। हमारी पार्टी के वर्कर हैं, 20 साल पुराने वर्कर हैं ज़हूर आगा, उनको जो है वो टिकट जारी कर दिया गया है। दूसरी बात यह है कि जो बड़ा इंपॉर्टेंट है, इनको समझने की जरूरत है, ये बार बार इसकी ओपन एंड ट्रेसेबल बैलेट की मुखालफत क्यों कर रहे हैं?
पहले खुद साइन करते हैं, लिखते हैं, बार बार दोहराते हैं, ज्यादा दूर नहीं जाता। अभी पिछले साल अगस्त 2019 में एहसन इकबाल साहब ने पूरी ऑपोजिशन की नुमाइंदगी की। इनका मसला क्या है? इनका मसला ये है कि ये करप्ट निजाम के मुहाफिज हैं। जहां पे चोरी होगी वहां पर ये आपको PMLN, पीपल्स पार्टी, फजलुर रहमान, ये आपको नजर आएंगे। आपको सिर्फ एक मिसाल देना चाहता हूं। मुझे कहा गया कि फैसलाबाद में क्या हुआ, और भाई फैसलाबाद की टेक्सटाइल की इंडस्ट्री को आपने फैसलाबाद की टेक्सटाइल इंडस्ट्री का कब्रिस्तान बना दिया था। आज जो है वहां पर रौनकें बहाल हो गई। आज जो है वो कहते हैं जब आप इस्लामाबाद से मोटरवे पे जाते होंगे ना फैसलाबाद, तो आपको याद आती है नवाज शरीफ ऊपर जा रही थी, और बड़ी अच्छी बात है वो। मैं नवाज शरीफ साहब को बहुत अच्छी बात होगी, उनको भी याद आती होगी। मैं कहता हूँ मुल्क में वापस आ जाए ना, पूरे पाकिस्तान बच्चों समेत, फैमिली समेत बाहर बैठे हुए हैं। तो ये एक ऐसा अस्पताल नहीं बना सके जहां पर टाइम थोड़ा है, तो मैं चाह रही हूँ राना साहब और डॉक्टर नफीसा साहबा का एक चीज पर जिस पे बात हुई उस पर जरा कमेंट ले लें, क्योंकि ओपन बैलेट पे राना साहब ने तो कहा उनकी जाती राय है। उस टाइम पे भी आता तो मैं इख्तलाफ करता, लेकिन नफीसा शाह साहबा ने शो ऑफ हैंड्स की बात की कि दैट इज नॉट पॉसिबल। राना साहब पहले आप फरमा दीजिए, फिर मैं नफीसा साहबा के कमेंट पे जाऊंगी। टाइम मेरे पास थोड़ा है, मुझसे रखिएगा प्लीज। देखें, बात नफीसा साहबा ने बड़ी ठीक बात की है कि ये ओपन के साथ ये वाकई ट्रांसफरेबल वोट होता है। बाकी रही ओपन बैलेट वाली बात, जी ठीक है, ये तो पता है। ये पहले तो ये है कि कोई अगर मैं किसी का वोट देखूं तो वो क्रिमिनल एक्ट है, ये एक जुर्म है, और ये लीगल जुर्म वहाँ पे ये कोड किया गया है जिसमें ये कानून बना है। तो मैं समझता हूँ हम वी आर हेडिंग टुवर्ड्स टोटल। बट आप लोग फिर चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी में क्यों चाहते थे, क्यों लिखा? नहीं, वो ये नहीं था शफाफियत का लफ्ज, उसके 10,000। मैं आपको बताता हूँ, शफाफियत एक तरीका ये है कि आप इनकी कंसिस्टेंसी, ओपन एंड ट्रेसेबल बैलेट लिखा हुआ है। अच्छा, मेरी ट्रेसेबल ये नहीं, एक ये है कि ओपन एंड ट्रेसेबल बैलेट लिखा हुआ है। यार आपको ज्यादा पता है, COD हमने किया हुआ है, आप बीच में पड़ जाते हैं, हमारी फिक्र आपको रहती है। मैं ये बात कर रहा हूँ कि ये क्यों नहीं कर देते इनकी कंस्टिट्यूएंसी भी हर सूबे की बना दे और वहां से ये वोट लेके आए, बात ही खत्म हो जाए। तो ये तो बड़ा अजीब सा इन्होंने एक बात कर दिया जी, बैलेट ओपन बैलेट। ओए ये दिखाओ मुझे, जो भी डालेगा वोट वो वहां हर कोई दिखा के जाएगा। देखें बिल्कुल ठीक है, चलिए मैं नफीसा साहिबा, लेकिन ये मेरे पास चार्टर डेमोक्रेसी है, ये मेरे पास राना साहब सामने पड़ा, मेरे पास सामने है, ये 23 नंबर इसकी शेक है और इसमें लिखा हुआ है विल बी बाय ओपन आइडेंटिफाइबल बैलेट। बट लास्ट कमेंट डॉक्टर साहिबा। जी देखिए, बिल्कुल सही है, हमने बिल्कुल कमेंट किया था ओपन एंड ट्रेसेबल, इसमें दूसरी राय नहीं है। फिर कमेटी ऑफ द होल ने भी कहा था ओपन एंड ट्रेसेबल, लेकिन उसमें एक तरीका है। ये हमने नहीं कहा था कि ठीक एक हफ्ता पहले बैलेट सेनेट इलेक्शन से, क्योंकि आपकी हवाइयां उड़ी हुई हैं, आप में थरथला है, तो आप ऑर्डिनेंसेस के जरिए, दादा दिलेरी के जरिए, आइन की धज्जियां बिखेर के, पार्लियामेंट की तजलील करके, ये नहीं है। आइन देखें, जितना आपका लॉ इंपॉर्टेंट है उतना आपका लीगल प्रोसीजर भी इंपॉर्टेंट है। इस मुल्क में अगर आप रूल ऑफ लॉ चाहते हैं तो आपको कानून साजी अगर करनी है, आईनी तरामीम करनी है, तो एक ही रास्ता है और वो पार्लियामेंट के जरिए है। ये नहीं हो सकता कि आप अपने झूठे मूठे वीडियोस पार्लियामेंट के जरिए। राइट, आई हैव टू वाइंड अप हियर। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर नफीसा साहिबा, राना तनवीर हुसैन साहब, फरूख हबीब साहब प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। दैट्स ऑल फॉर टुनाइट, आई विल सी यू टुमारो इंशाल्लाह। इजाजत दीजिए, खुदा हाफिज।